हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्या करेंगे, अधिगम के बारे में पढ़ेंगे, लर्निंग। ठीक है, अधिगम का अर्थ जानेंगे, परिभाषा और विधियाँ और कुछ सिद्धांत और कुछ विशेषताएं इसके बारे में, ठीक है, जानेंगे। ये आप लोग को बीएड एग्ज़ाम में या फिर सीटेट एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये अर्थ को इसका अर्थ समझ पाना बहुत ही ज़रूरी हो पाता है। ठीक है, अगर नहीं समझ पाते हैं तो वो आप लोग के लिए हो सकता है कि बहुत चीज़ें ना समझ में आए, तो बीएड या फिर बोल सकते हैं डीएलएड या फिर सीटीईटी जिसको बोलते हैं सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें जो होता है इसको में आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक है, तो देखिए अधिगम का अर्थ क्या है। ठीक है, अधिगम का अर्थ होता है सीखना। क्या होता है? सीखना। सीखना जो है ये आप लोग का अधिगम का क्या है? पर्यायवाची शब्द है। क्या है? पर्यायवाची शब्द है। सीखना जो होता है जीवन पर्यंत चलते रहता है। आप लोग को पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, कि सीखना क्या होता है। तो अधिगम क्या है? अधिगम और सीखना क्या होता है? शब्द एक दूसरे के क्या है? पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, सभी व्यक्ति सीखना शब्द के अर्थ को समझते हैं। सभी व्यक्ति सीखना मतलब सीखना, अगर कोई शब्द बोल दे तो समझता है कि हाँ सीख गया है। अधिगम कोई बोलेगा तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो क्या होता है, ये दोनों को पर्यायवाची होते हैं एक दूसरे। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अधिगम शब्द हमें समझना होगा। ठीक है, अधिगम से अभिप्राय अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है। अधिगम क्या है कि अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया, मतलब बिहेवियर में चेंजेज लाने की प्रक्रिया है। ठीक है, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सीखना वह मानसिक क्रिया है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर क्या होता है? बढ़ता हुआ और अपने अनुभवों को लाभ उठाता हुआ अपने स्वाभाविक जो व्यवहार में परिवर्तन करता है। तो ये आप लोग कह सकते हैं कि अधिगम को इस तरह से समझा जा सकता है कि अधिगम क्या होता है। जैसे आप कुछ सीखें तो क्या हुआ? आपके व्यवहार में परिवर्तन हुआ। ठीक है, जैसे कहीं पे भी गए, स्कूल वगैरह में गए या फिर कहीं पे गए, वहाँ से कुछ सीखे तो उस सीखने के बाद क्या होता है? आपके व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? अधिगम बोलते हैं। ठीक है, अधिगम के बारे में अब कुछ मनोवैज्ञानिक जो हैं वुडवर्थ के द्वारा क्या कहा गया है, इन्होंने कहा है वुडवर्थ के द्वारा अधिगम की परिभाषाएं में अब आते हैं। ठीक है, ये तो अर्थ हो गया आप लोग का। अधिगम की परिभाषाएं कुछ इस तरह से है। मनोवैज्ञानिक कुछ कुछ है जो होते हैं अपने अपने मत देते हैं, तो सबके मत देखते हैं कि कुछ कुछ मनोवैज्ञानिकों का मत क्या है। तो वुडवर्थ के अनुसार है कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं के अर्जन ही प्रक्रिया अधिगम है। क्या है? नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया ही क्या है? अधिगम कहलाता है। एक कथन था आप लोग का वुडवर्थ का। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन का कहने का मतलब क्या हो गया कि बच्चा मान के चले कि अभी कुछ सीख नहीं रहा है, साइकिल वगैरह सीख गया। ठीक है, साइकिल से आप लोग का बाइक वगैरह सीख लिया, बाइक चलाने से आप लोग का कार वगैरह ये सब सीख लिया। तो क्या हुआ? नई जो है ज्ञान को सीखा। ठीक है, अब नई ज्ञान को सीखा मतलब कि जैसे जिस तरह से साइकिल में क्या होता था, पैडल मारता था। ठीक, हाथ पकड़ता था हैंडल पे। ठीक है, उसके बाद बाइक आया, उसमें पैडल मारना नहीं पड़ता था, वो चलता है पेट्रोल से। अब समझिए इसको मैं गियर चेंज मतलब कि बोल सकते हैं कि होता है बाइक वगैरह, ये कार वगैरह में गियर चेंज होता है, एक्सीलेटर दिया जाता है। साइकिल में ऐसा नहीं था। तो नई ज्ञान का क्या होता है, उसको में क्या हुआ? अर्जन किया उसने। तो ये वुडवर्थ महोदय का यही कहना था कि नई ज्ञान और नई प्रतिक्रियाओं का अर्जन ही क्या होता है? अधिगम होता है, सीखना जिसको बोल सकते हैं। अधिगम स्किनर के द्वारा क्या कहा गया है अधिगम के बारे में? अधिगम जो होता है व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। क्या है? उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ये स्किनर के द्वारा कहा गया है। तो ये सब ध्यान में रखते हुए आप लोग इसको मतलब कि इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखिएगा, और एग्जाम की दृष्टि से हो सकता है पूछ लिया जाए कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं के अर्जन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं अधिगम, ये किसने कहा था? तो वुडवर्थ महोदय का कहना था। गेट्स महोदय का कहना है, गेट्स एवं अन्य, सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना क्या है? अनुभव के द्वारा
और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में क्या होता है, बिहेवियर में चेंजेज की बात करता है भी, ठीक है। वही आप लोगों का सीखना है। क्रो एवं क्रो एंड क्रो के अनुसार है कि आदतों, अभिवृत्तियों तथा ज्ञान अर्जन को ही क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। ये कहना था क्रो एंड क्रो महोदय के अनुसार। अधिगम क्या है, परिवर्तनशील और उद्देश्यपूर्ण भी होता है, ठीक है। यह सकारात्मक और नकारात्मक क्या होता है, दोनों होता है। तो ये पॉजिटिव और क्या होता है, नेगेटिव भी होता है। तो ध्यान में रखिएगा, अगर कोई बोल दे कि अधिगम क्या होता है, पॉजिटिव सिर्फ होता है तो गलत कहता है, अगर नेगेटिव सिर्फ बोलता है तो वो भी गलत कहता है। तो अधिगम जो होता है, सीखना जो होता है, दोनों होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ध्यान में रखिएगा। अधिगम जो होता है सार्वभौमिक होता है, मनुष्य जाति में ही न बल्कि संसार के सभी जंतुओं में क्या होता है कि अधिगम होता है, सीखना होता है। तो ध्यान में रखिए कि अधिगम कैसा होता है, तो सार्वभौमिक होता है, यूनिवर्सल होता है, ठीक है। अधिगम की विधियां कुछ है। विधियां जो है किस प्रकार है देखते हैं। करके सीखना, निरीक्षण व अवलोकन करना, ठीक है। करके सीखना मतलब लर्निंग बाय डूइंग। परीक्षण करके सीखना, वाद विवाद, अनुकरण करके सीखना जो होता है, अनुकरण विधि, प्रयास एवं त्रुटि की विधि। तो ये सब विधि जो है आप लोग मतलब कि अधिगम की जो महत्वपूर्ण कुछ विधियां हैं, ठीक है। अब देखिए करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग में क्या होता है बताइए। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि जो कार्य करके सीखा जाता है वो अस्थायी रूप से याद रहता है, इसीलिए उस विधि को करके सीखने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो बहुत से मनोवैज्ञानिक हैं जो इस पे जोर देते हैं और उसको महत्वपूर्ण मानते हैं। निरीक्षण और अवलोकन विधि करके सीखना क्या होता है बताइए। निरीक्षण विधि का मतलब क्या होगा, बालक जो होता है, जो लड़का स्टूडेंट वगैरह जो बोल सकते हैं, विद्यालय, घर, समाज में अनेक तथ्य निरीक्षण करके सीखता है। किसी विषय पर गहन अध्ययन करना और फिर तार्किक रूप से विचार करना, ठीक है। लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन ये होता है। तो अवलोकन कर रहा है उस पे बच्चा, ठीक है। तो उस तरह से भी सीख सकते हैं आप लोग, निरीक्षण और अवलोकन करके, ठीक है। परीक्षण करके सीखना या निरीक्षण और अवलोकन करके सीखना, ठीक है। निरीक्षण में तो हो गया वो आप लोग का, अवलोकन करके सीखने वाले। परीक्षण करने की बात कहाँ से आ गया, परीक्षण का मतलब कि जब तक बच्चा प्रयोग नहीं करेगा तब तक वो कैसे पता करेगा। तो परीक्षण विधि करके सीखने का मतलब हो गया कि इस विधि में कुछ भिन्न भिन्न प्रयोगों को एवं खोज के माध्यम से क्या होता है कि सीखता है, ठीक है। कि सिद्धांत की सत्यता का मापन किया जाता है, जिसको बोल सकते हैं लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं। परीक्षण विधि करके सीखने वाली बात है, ठीक है। तो करके सीखने वाली बात, ये परीक्षण करके जो सीखेगा जिसको बोल सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट मेथड, जिसे बोलते हैं ना कि चलो कहाँ लेबोरेटरी में चलो, तो लैब में जाता है तो वहाँ पे क्या करता है, प्रयोग करता है कि आखिर हम अगर सोडियम को पानी में डालते हैं तो ब्लास्ट क्यों करता है, ठीक है। या फिर पानी में डालते हैं ब्लास्ट करता है, या फिर और भी कुछ केमिकल चेंजेज, या फिर और भी आप लोग का करके सीखने की बात आता है, फिजिक्स में भी आ सकता है, ठीक है। तो ये था परीक्षण करके सीखने मतलब कि आप लोग को बोल सकते हैं मतलब एक्सपेरिमेंट वाले। वाद विवाद, अब जैसे देखिए वाद विवाद मतलब कि जब तक नहीं करेंगे, बहुत से मनोवैज्ञानिक का कहना है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, वाद विवाद करेंगे, वो बच्चों में अधिगम मतलब सीखने के लिए प्रेरित करेगा, बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करेगा, ठीक है। क्या करेगा, बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करेगा। अब देखिए अनुकरण विधि जो है, अनुकरण विधि में क्या बोल सकते हैं कि मतलब कि बच्चा जो है अनुकरण करके सीखता है, जिससे जैसे इसको बोल सकते हैं कि लर्निंग बाय इमिटेशन। क्या बोलते हैं, लर्निंग बाय इमिटेशन, ठीक है। इमिटेशन, लर्निंग बाय इमिटेशन बोल सकते हैं अनुकरण करके सीखना। जब शिक्षक छात्रों को गणित, विज्ञान या संबंधित तथ्यों को क्या करता है कि करके बताता है, तो बालक अपने अध्यापक का क्या करता है कि अनुकरण मतलब देख के सीखता है, इसीलिए इसको बोलते हैं अनुकरण विधि मतलब कि लर्निंग बाय इमिटेशन, ठीक है। प्रयास एवं त्रुटि का मतलब कि ट्रायल, जिसको बोल सकते हैं ट्रायल एवं एरर थ्योरी, क्या बोल सकते हैं, ट्रायल एंड एरर थ्योरी जिसको बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ट्रायल एरर थ्योरी
किसने दिया है आप लोग मतलब कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है। आप लोग को अगर याद होगा तो। अधिगम की कुछ विशेषताएं हैं। अधिगम की विशेषताएं ये है कि योकन एंड सिम्पसन जो हैं, योंकम और जो सिम्पसन महोदय हैं, मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर निम्नलिखित विशेषताएं बताए हैं। जैसे पहला बोल सकते हैं कि अधिगम विकास की प्रक्रिया है, अधिगम अनुभवों का संगठन है, अधिगम खोज करना है, क्या है अधिगम जो है खोज करना है, अधिगम क्या है सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, अधिगम जो है उद्देश्यपूर्ण भी होता है, और अधिगम क्या होता है परिवर्तनशील भी होता है। तो इस तरह से आप लोग के अधिगम की विशेषताएं लिख सकते हैं। अधिगम के बारे में ये सब चीज़ें सत्य हैं, ठीक है। अधिगम के सिद्धांत के बारे में अगर बोला जाए कि मनोवैज्ञानिक संप्रदाय के द्वारा अधिगम की अवधारणा का स्पष्टीकरण करना ही अधिगम का सिद्धांत कहलाता है, ठीक है। अधिगम प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अधिगम के अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। अधिगम प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए अब बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं, अपने अपने मत देते हैं, ठीक है। तो ये अपने अपने सिद्धांत दिए हैं। किसी एक सिद्धांत से मनोवैज्ञानिक संतुष्ट नहीं होते हैं। उन्होंने व्यवहार के अध्ययन से अपनी विविध विधि के अनुरूप अलग अलग अधिगम के अलग अलग प्रतिपादक भी हैं, ठीक है। जैसे सीखने के सिद्धांत दो प्रमुख वर्गों में बांटा गया है, व्यवहारवादी सिद्धांत और संज्ञानवादी सिद्धांत, ठीक है। एक होता है बिहेवियरिस्ट सिद्धांत बोल सकते हैं, और एक बोल सकते हैं आप लोग का कॉग्निटिव, ठीक है। अब व्यवहारवादी सिद्धांत क्या बोलते हैं, इनका कहना क्या है, जैसे देखिए व्यवहारवादी सिद्धांत में बिहेवियरिस्ट वाले जो होते हैं वो कहते हैं कि व्यवहारवादी सिद्धांत को संबंधवादी सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संबंधवादी सिद्धांत भी कहते हैं। इस वर्ग के सिद्धांत वस्तुतः सीखने की प्रक्रिया को उद्दीपक व अनुक्रिया, मतलब कि जो होता है ना ये सारे RS थ्योरी जो होता है, आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो वहाँ मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर मतलब कि प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। ट्रायल एवं एरर थ्योरी है और क्या क्या चीज़ें आप लोग को सीखने को मिल जाएंगे। जैसे देखिए ये क्या कहता है, उद्दीपक व अनुक्रिया के बीच संबंध बनाने में के रूप में करते हैं। जैसे घंटी बजने पर कुत्ते के मुंह से लार का टपकना, ठीक है, जो इवान पावलोव महोदय थे, जिनका प्रतिक्रिया सिद्धांत जो था, इवान पावलोव महोदय का क्या था, प्रतिक्रिया जो सिद्धांत है, जिसको बोलते हैं ना कि कुत्ता पे प्रयोग कौन किया था, तो इवान पावलोव महोदय का कहना था। तो इनका जो सिद्धांत था प्रतिक्रिया सिद्धांत था। थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत था। थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत में था ना, अधिगम के मुख्य नियम में 3 ठो था ना, तत्परता का नियम था, अभ्यास था और प्रभाव का नियम था, जिसको बोल सकते हैं कि लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ इफेक्ट। मैंने ये सब वीडियो डाल रखा है, नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हल का प्रवलन सिद्धांत है, हल का क्या है प्रवलन सिद्धांत है, ये एग्जाम में आ सकते हैं कि प्रवलन सिद्धांत किसका देन है, तो हल क्लार्क हल का, ठीक है। स्किनर का जो क्रिया प्रसूत सिद्धांत है, ये सारे वीडियो आप लोग को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। ये सब जो थे थॉर्नडाइक, पावलोव, हल और स्किनर जो थे क्या थे आप लोग का बिहेवियरिस्ट थे, क्या थे। और एक वाटसन महोदय भी थे, वाटसन महोदय जो थे वो भी आप लोग का बिहेवियरिस्ट थे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, हो सकता है कि कभी पूछ ले बिहेवियरिस्ट कौन नहीं थे, ठीक है, बिहेवियरिस्ट कौन नहीं थे दे देगा, और ये 3 ठो दे दिया, थॉर्नडाइक, पावलोव, हल और कोई और दे दिया, ठीक है। तो उसमें से छांटने को मिल सकता है, बन सकता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। ये कहना था व्यवहारवादी सिद्धांत का। और संज्ञानवादी सिद्धांत क्या कहते हैं जरा देख लेते हैं हम लोग। इस वर्ग के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि सीखने के सिद्धांत में केवल उद्दीपक व अनुक्रिया के बीच संबंध ही स्थापित नहीं किया जाता, बल्कि इन दोनों के बीच व्यक्ति की व्यक्तिगत रुचियाँ और इच्छाएं, क्षमताएं आदि अनेक क्रियाएं होती है जो अधिगम को प्रभावित करती है। ये सब कहना था संज्ञानवादी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसको बोल सकते हैं, मतलब संज्ञानवादी सिद्धांत, ठीक है। इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो अल्बर्ट बंडूरा जो आते हैं, सामाजिक, जिनका था सामाजिक अधिगम का सिद्धांत था अल्बर्ट बंडूरा का, ठीक है। कर्ट लेविन जो थे उनका सिद्धांत था क्षेत्र सिद्धांत था, क्षेत्रीय सिद्धांत जिसको बोल सकते हैं, फील्ड थ्योरी बोल सकते हैं। फिर बोल सकते हैं सूझ तथा सूझ का सिद्धांत, मास्लो का पदानुक्रम सिद्धांत। अब सूझ जो होता है जिसको बोलते हैं सूझ का मतलब कि अचानक से अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, ये भी आप लोग को, जैसे अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत कौन दिया था,
तो इसमें थे ना बर्दाइमर महोदय आते हैं, कोहलर महोदय आते हैं, ये सब मिलकर क्या करते हैं, गेस्टाल्टवादियों के द्वारा दिया गया था अंतर्दृष्टि और सूझ के सिद्धांत। ठीक है। फिर मास्लो का क्या था, मास्लो का एक अलग था पदानुक्रम का सिद्धांत। क्या था, मास्लो का पदानुक्रम का सिद्धांत था। तो ये संज्ञानवादी, अगर ये क्या है, संज्ञानवादी लोग हैं। अल्बर्ट बंडूरा हो गए, लेकार्ट लेविन हो गए, ये सूझ का सिद्धांत में आप लोग का आ गया, बर्दाइमर को कटकोफका, कोहलर महोदय, फिर मास्लो महोदय आ गए। ठीक है। मास्लो का क्या था, पदानुक्रम सिद्धांत, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर देखिए हिलगार्ड ने अपनी पुस्तक थ्योरीज ऑफ लर्निंग में 10 सिद्धांतों का वर्णन किया है। हाँ, ये ध्यान में रखिए कि जो थ्योरीज ऑफ लर्निंग है किसका पुस्तक है, तो हिलगार्ड का है। ठीक है। इसमें 10 सिद्धांतों का क्या किया, वर्णन किया था। फ्रेंडसन के अनुसार है कि सिद्धांत ना तो ठीक होते हैं और ना तो गलत होते हैं, ये फ्रेंडसन के अनुसार है। अब देख लेते हैं कुछ कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कुछ कारक भी होते हैं। ठीक है। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कुछ कारक क्या क्या हो सकते हैं, बताइए ज़रा। अब मोटिवेशन भी बहुत ज़रूरी है। अब सीखना जो है, बच्चे लोग को जब तक मोटिवेट नहीं करेंगे तब तक वो क्या होता है कि हो सकता है कि पढ़ने में मन ना लगे। अगर जिस तरह से मोटिवेट किया जाता है उस तरह से अगर बच्चे लोग करें मोटिवेशन के अनुसार, तो उसके अधिगम में सीखने में प्रभाव हो सकता है। ठीक है। अभ्यास, अब देखिए जैसे बच्चा कोई मैथ बना रहा है, अब जब तक उसको प्रयास नहीं करेगा, प्रैक्टिस नहीं करेगा तो कैसे सीख पाएगा। तो अधिगम में ये प्रभावित करने वाले कारक अभ्यास भी है, बुद्धि पे भी डिपेंड करता है। सीखने का शांत और अनुकूलन वातावरण भी होना चाहिए। अब जहाँ पे हल्ला है, कोलाहल जैसे है, तो बच्चा जितना सीखना चाहिए उतना सीख नहीं पाएगा। तो वो भी चीज़ें बहुत ज़रूरी होता है, इफेक्ट डालता है। ठीक है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी होता है। जिस व्यक्ति का या जिस बच्चे का क्या होता है, शारीरिक स्वास्थ्य अगर गड़बड़ है तो क्या होगा, बच्चे, हम लोग मान के चलिए कि टीचर बोल रहा है कुछ और बच्चा कुछ और सुन रहा है। ठीक है। कहने का मतलब कि बच्चा कुछ करने में बिजी है, या फिर ये शांत चित होना भी बहुत ज़रूरी है। अब शारीरिक व मानसिक थकान भी रहेगा तो बच्चा सीख पाएगा। अब कितनों बच्चे को पढ़ाते रहिए, अब बच्चा को मन नहीं करेगा। ठीक है। तो बच्चों को सीखने की क्या होती है, अब रुचियाँ भी होनी चाहिए, उसको में रुचि लेना चाहिए बच्चों को। ठीक है। किसी भी चीज़ को करने से पहले क्या होता है, उसको में हाँ में जवाब देना चाहिए। किसमें, हाँ में जवाब देना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तभी वो बच्चा क्या होता है कि सीखता है। सबसे पहले सीखने के लिए क्या होता है कि खुद को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर नहीं सीख पाइएगा। ठीक है। तो ये आप लोग कर सकते हैं अपने आप को पहले किसी भी चीज़ के लिए, चाहे जो भी चीज़ दुनिया लाइफ में कर रहे हो। ठीक है। उसके लिए सबसे पहले हामी भरिए, उसके बाद उसको में तहे दिल से लग जाइए, ईमानदारी पूर्वक लग जाइए। सफलता बहुत ज़रूरी मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है। सीखने की कुछ शिक्षण विधियाँ भी है। ठीक है। तो इस तरह से ये सब जो होती है सीखने की शिक्षण विधियाँ क्या होता है, जैसे प्रोजेक्ट प्रणाली हो गया, प्रोजेक्ट मेथड हो गया, जो भी मेथड हो गया, एक्सपेरिमेंट मेथड, ये सब चीज़ें होता है वो ये सब चीज़ें क्या होता है, सीखने पे इफेक्ट डालते हैं। ठीक है। तो दोस्तों ये थी आप लोग का अधिगम के बारे में। हाँ, और अधिगम का सिद्धांत वगैरह जो आप अभी बताया मैंने कि थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि, ट्रायल एवं एरर थ्योरी था, थॉर्नडाइक का था। फिर आप लोग का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, जिसको क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत बोलते हैं, इवान पावलोव का था। स्किनर का था क्रिया प्रसुप्त अनुबंधन सिद्धांत, या फिर क्रिया प्रसुप्त सिद्धांत बोल सकते हैं। फिर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जिसके द्वारा कटकोफ का, लेविन, ये सब आ जाते हैं। ठीक है। लेविन का था क्षेत्रीय सिद्धांत था। तो ये सब चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है। और अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो उपयोगी हुआ होगा, यूजफुल हुआ होगा। ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।